Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to discuss NDA 2018 question paper chemistry portion. So we begin with the first question that was asked. What is the formula of gypsum? So this is the class 10th question. Class 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. इस चैप्टर में हमने जिप्सम पीओपी इन सब का फॉर्मूला पढ़ा था. फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन इज CaSO4.12H2O. सेकेंड ऑप्शन इज CaSO4. थर्ड ऑप्शन इज CaSO4.2H2O एंड फोर्थ ऑप्शन इज CaSO4.3H2O. तो बच्चों जिप्सम जो है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O. जिप्सम कैसे बनता है? जिप्सम बनता है जब पीओपी के अंदर हम पानी ऐड कर देते हैं. तो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर पीओपी के साथ, ये फॉर्मूला किसका है? पीओपी का. और ये है कैल्शियम सल्फेट जो हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट. ये फॉर्मूला होता ही नहीं है. कैल्शियम सल्फेट इतना हाइड्रेट कभी नहीं होता कि उसके साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाए. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर सी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. What is the next question? Question says that which of the following reaction it shows oxidation and reduction. मतलब redox reaction कौन सी है इसमें से? So which is redox reaction? ये पूछा. कौन कौन सी reactions दी गई हैं? NaOH plus HCl. It gives us NaCl plus H2O. Second option, calcium oxide plus water, CaO plus H2O. It gives us CaOH whole twice. Third option, magnesium ribbon burning. It produces 2MgO. And fourth option that is given is sodium sulfate plus barium chloride, Na2SO4 plus BaCl2. इससे बन रहा है 2NaCl plus BaSO4. तो हमें बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलते हैं. यहां पर देखो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां पर भी +1 है. क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, हाइड्रोजन की +1 है, यहां पर भी हाइड्रोजन की +1 है. तो यहां पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा. नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी. यहां पर भी देखिए कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें भी +2 है, कोई चेंज नहीं हुआ. तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. यहाँ देखो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन यहाँ पर कितनी होगी? +2. इसका मतलब क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0. यहाँ कितनी होगी? -2. इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन हो रहा है. तो दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. आंसर आ गया हमारा थर्ड. फोर्थ जो है इसके अंदर हम देखते हैं तो सोडियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो यहां पर भी नो चेंज. सो दिस इज सिंपली कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट. कौन सी डिस्प्लेसमेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट. तो सोडियम बेरियम की जगह चला गया, बेरियम सोडियम की जगह आ गया. ये जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. दो केमिकल्स थे आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. ये जो है इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाई जा सकती है क्योंकि एक बेस को एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है. दूसरा इसके अंदर भी हम कह सकते हैं कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है. सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह चला गया और हाइड्रोजन सोडियम की जगह आ गया. तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो सकती है. तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है that is correct about law of conservation of mass. law of conservation of mass के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या स्टेटमेंट दिया? पहला स्टेटमेंट है गिवन कंपाउंड इट कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट. गिवन कंपाउंड कंटेन same proportion of element. Second statement,
gas combine in a reaction and they do so in a simple ratio by volume. Gases react together in a simple ratio by volume. थर्ड स्टेटमेंट दी गई, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. And fourth statement says that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal molecules. तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट ये किस में पढ़ा था हमने, गिवन कंपाउंड इट कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट. ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तुम्हारे पास एक कंपाउंड है वाटर, तो वाटर जहां मर्जी से आप सैंपल ले लीजिए, समुद्र से, सी से ले लो, रिवर से ले लो, किसी लेक से ले लो, किसी वेल से ले लो, जहां से भी आप पानी का सैंपल लोगे उस पानी के सैंपल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स रहेगा. सो ये पहली स्टेटमेंट जो है दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी 11th क्लास में. अब आते हैं दूसरी पे, गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. ये लॉ जो है ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था, दिस इज गे-लुसेक्स लॉ. तो इन्होंने ये बोला था कि अगर ये रिएक्शन है N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3, इसके अंदर नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस या स्टेट में बन रहा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस रेशियो में रिएक्ट करेंगी, 1:3 रेशियो में. तो ये स्टेटमेंट कहता है गे-लुसेक्स लॉ, गैसेस रिएक्ट टुगेदर इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम. चलिए अब आता है थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आंसर हमारा थर्ड आएगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बोला गया है, ना तो आप मैटर को क्रिएट कर सकते, ना मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. तो जब हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो मास हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है. जितने एटम्स रिएक्टेंट की साइड में है उतने ही एटम्स प्रोडक्ट की साइड में होते हैं, और इसी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है. सो आंसर विल बी सी. फोर्थ स्टेटमेंट देखो ये किसमें बोली गई थी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो चार अलग अलग लॉज की हैं. आंसर आएगा सी. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं किया जाता, विच ऑफ द केमिकल इज नॉट यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. क्या क्या ऑप्शन दिए, सबसे पहले दिया अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2, नेक्स्ट अमोनियम सल्फाइड, नेक्स्ट अमोनियम फॉस्फेट एंड नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट. तो देखो बच्चों, अगर फर्टिलाइजर वाला पोर्शन जब हमने किया था और अगर आपको याद हो तो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और सल्फेट, ये तीन आयंस सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सॉइल फर्टिलिटी इन तीन आयन से मेंटेन रहती है. धीरे धीरे जो है बार बार क्रॉप रोटेशन की वजह से ये जो है कंज्यूम होते रहते हैं, तो फर्टिलाइजर के अंदर ये तीनों आयंस इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है. तो अमोनियम नाइट्रेट इसको यूज किया जाता है फर्टिलाइजर, फॉस्फेट को यूज किया जाता है और सल्फेट को यूज किया जाता है. लेकिन सल्फाइड S2- इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, बल्कि सल्फाइड मेनली ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, मेटल्स के साथ कंबाइन करके ये ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं. तो इनका एज सच फर्टिलाइजर की फॉर्म में कोई यूज नहीं होता सल्फाइड्स का, बट दे आर मेनली फाउंड
इन द कंबाइंड स्टेट विद मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, और इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं रोस्टिंग की मदद से। तो आपने पढ़ा होगा रोस्टिंग करवाते हैं जब मेटल सल्फाइड्स की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड को बार बार पानी में से पास कराते हैं तो वो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज कर लेते हैं फिर फर्दर आगे एज एन एसिड डिफरेंट पर्पज से। तो आंसर आ जाएगा अमोनियम सल्फाइड, इट इज नॉट यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन लार्ज कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में कौन सी है एटमॉस्फेयर में? चार ऑप्शंस दिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड NO, थर्ड दिया CO2, फोर्थ मीथेन। तो आपने पढ़ा ही होगा बार बार, जो है करंट अफेयर्स के अंदर भी आता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले ही अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया को और चाइना को ब्लेम किया था फॉर लार्जर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इट इज मेजर कंट्रीब्यूटर इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आंसर आ जाएगा C। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है लेकिन उतनी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करते। मीथेन, CO2, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO भी एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन ये कम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाती है दूसरे ऑक्साइड्स में। तो आंसर आ जाएगा C इस क्वेश्चन का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैव अ pH वैल्यू लेस देन 7। pH वैल्यू लेस देन 7 किस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की रहेगी? तीन सॉल्ट्स दिए गए, पहले है NaOH, नेक्स्ट इज KCl, नेक्स्ट इज FeCl3 एंड नेक्स्ट इज NaCl। तो ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन आया। NaOH को अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन बनती है उस सॉल्यूशन की pH कितनी रहती है? 7 से लेके 14 तक। ये तो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 7। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 7 पूछा गया है। KCl जो है इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें तो हाइड्रोलाइसिस अगर हो इसका तो ये क्या बनाता है? ये बनता है इन दो सॉल्ट से। KCl कैसे बनता है? KOH प्लस HCl से बनता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्ट बनाते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। तो इसको अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं KCl को तो ये pH वैल्यू 7 दिखाएगा, ना 7 से ज्यादा ना 7 से कम। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखो NaCl, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी कैसे बनता है? NaOH प्लस HCl। ये फिर से स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। pH वैल्यू क्या आएगी? 7। तो ये तीन नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन बच गया FeCl3। FeCl3 जो है वो कैसे बनता है? देखो Fe2O3 प्लस HCl। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। यहां पर हम 6 HCl लेंगे तो ये 2 FeCl3 हो जाएगा प्लस 3 H2O। तो Fe2O3 मेटल ऑक्साइड एक वीक बेस होता है और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन कर रहा है तो सॉल्ट जो बनाएगा वो कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। इस सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये एसिडिक सॉल्ट जो है वो क्या कर देगा? इस सॉल्यूशन को एसिडिक बना देगा और इसकी pH वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 7 आएगी। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हमने 11th में भी पढ़ी थी ये चीज, और 10th क्लास के अंदर भी ये चीज पढ़ाई जाती है कि किसी भी सॉल्ट को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्ट की नेचर कैसी है, वो बनाते टाइम किस एसिड और किस बेस से बना है, वो डिटरमाइन करती है कि सॉल्यूशन की pH क्या होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? कंसीडर स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्सरे। विजिबल लाइट है, यूवी लाइट है और एक्सरे, तीन रेडिएशंस दे रखी हैं। अब देखो ये चार हमें ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ विजिबल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस याद हैं, RMILUXGC, ऊपर की तरफ जाते हैं लैम्डा इंक्रीज, नीचे की तरफ आओगे लैम्डा डिक्रीज होगा। ठीक है, नीचे की तरफ आओगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा।
तो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जहां वेवलेंथ बढ़ रही है वहां पर फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आओगे तो इंक्रीज होगी, वेवलेंथ ऊपर की तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगी। अब देखो विजिबल लाइट कहां है, विजिबल लाइट है यहां पर, एक्सरे कहां है, एक्सरे है इधर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी है इससे। तो ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल, करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। एनर्जी ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ यूवी, एनर्जी ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशन। क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच म्यू, इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा। तो देखो यहां पर एक्सरे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, लाइट से, लेकिन यूवी रेडिएशन कहां है, यहां पर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इससे भी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी जो है वो इसकी एनर्जी से ज्यादा रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्सरे की ज्यादा है यूवी लाइट से, तो एनर्जी बड़ी आएगी। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी ठीक दे रखा है, क्योंकि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट में बोला एनर्जी ऑफ यूवी इज लेस देन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। एनर्जी ऑफ यूवी इज लेस देन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। तो देखो बच्चों यहां पर यूवी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है विजिबल लाइट से, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें उल्टा लिख के दे रखा है, विजिबल लाइट की एनर्जी ज्यादा है यूवी लाइट से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो हमने 11th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था जिसमें ये इक्वेशन पढ़ी थी, इज इक्वल टू एच म्यू। किसने दी थी ये इक्वेशन, दिस इज प्लैंक्स इक्वेशन। तो मैक्स प्लैंक ने बोला था इस तरीके से हम किसी भी फोटोन की रेडिएशन जो है, जो कि प्रेजेंट होता है फोटोन रेडिएशन के अंदर, उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का यूज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शंस दिए हमें, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 और 2 ठीक है, 2 और 3 ठीक है, और खाली 1 ठीक है। तो आंसर आएगा 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को 0 केल्विन बोलते हैं, तो इसकी डिग्री सेंटीग्रेड में क्या वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको 0 केल्विन बोला जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ क्या आएगा। तो आपको पता है कन्वर्जन, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगर 0 है तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो, 0 माइनस 273.15, तो क्या आ गई वैल्यू, इतना डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 0 केल्विन के बराबर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकंड ऑप्शन इज 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑप्शन इज माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 173.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 0 केल्विन के बराबर होगा। एक और बात, जो केल्विन स्केल होती है, केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। और केल्विन स्केल जो थी, केल्विन हमारी एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, तो कभी भी अगर हम टेम्परेचर को एसआई यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो केल्विन का यूज करते हैं। 0 केल्विन वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जो अटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको इसी वजह से एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं 0 केल्विन। ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जो आप अटेन कर सकते हो। अगर
फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का कन्वर्जन पूछता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9, सॉरी उल्टा लिख दिया, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और अगर सेंटीग्रेड निकालना हो, फ़ारेनहाइट दे रखा हो, तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला एक ही है, इसको आप अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट इज ड्राई आइस। 4 ऑप्शंस दिए, सॉलिड CO2, लिक्विड CO2, सॉलिड नाइट्रोजन, लिक्विड अमोनिया। तो ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, व्हाट इज ड्राई आइस। तो सॉलिड CO2, लिक्विड CO2, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड अमोनिया। तो आंसर आ जाएगा सॉलिड CO2। ठीक है, इसको यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में सॉलिड CO2 का यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्या दी देखो, ऑल कार्बन इन डायमंड आर कनेक्टेड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, डायमंड के अंदर सभी कार्बन एटम जो है वो क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड, ग्रेफाइट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड लेयर्स हैव वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन एटम होते हैं वो एक लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये लेयर जो है ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती, तो इनके बीच में जो है वो कौन सा फोर्स काम करता है, वेंडरवॉल फोर्स। वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करता है लेयर्स के बीच में। तो ये हम पढ़ चुके थे। इसी वजह से जो है वो ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, बिकॉज दे आर इंटरैक्टिंग थ्रू वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। चलिए अब आती है थर्ड स्टेटमेंट, ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स। सही बात है, ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स। तो हेक्सागोनल रिंग्स ही बनते हैं। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट, ग्रेफाइट लेयर इज हेल्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो चौथे स्टेटमेंट में क्या बोला कि ये जो लेयर्स हमने अभी बनाई थी, इन लेयर्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसा कोई बॉन्ड। तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ग्रेफाइट के अंदर कोई बॉन्ड नहीं बनता लेयर्स के बीच में। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। आंसर विल बी डी, डी इज नॉट करेक्ट। ग्रेफाइट की लेयर्स के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होता। द ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है विच इज अ ट्राई बेसिक एसिड। विच इज ट्राई बेसिक एसिड। क्या होता है ट्राई बेसिक एसिड? तो देखो बच्चों 4 ऑप्शंस दिए, HCl, H2SO4, HNO3 एंड H3PO4। HCl, H2SO4, HNO3 एंड H3PO4। HCl जब टूटता है तो कितने प्रोटॉन रिलीज करता है? 1 प्रोटॉन। तो इसको बोला जाएगा मोनोबेसिक एसिड। दिस इज अ मोनोबेसिक एसिड। H2SO4 जब टूटता है तो 2 H+ रिलीज करता है। 2 H+ रिलीज करता है तो ऐसे एसिड को बोलते हैं डाइबेसिक एसिड। HNO3 जब टूटता है तो 1 प्रोटॉन रिलीज करता है, इसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड।
और H3PO4 जब टूटेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 3H पॉजिटिव, तो दिस इज ट्राइबेसिक एसिड। सवाल में क्या पूछा था, ट्राइबेसिक कौन सा है, आंसर आ जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तो हम डाल ही नहीं रहे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन गिव्स NO एज अ प्रोडक्ट, विच रिएक्शन गिव्स NO एज प्रोडक्ट। देखो बच्चों, यहां पर 4 रिएक्शंस दी गई, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, कॉपर जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। तो अब ये 10th क्लास का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ और NO गैस प्रोड्यूस करता है। तो मैं 10th क्लास का आपको एक कंसेप्ट याद दिला देता हूं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और ये N2O गैस प्रोड्यूस करते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ और ये प्रोड्यूस करते हैं NO2 गैस। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस NO गैस। हाईली रिएक्टिव में कौन कौन आ जाता है, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम। मॉडरेटली रिएक्टिव में आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक। लेस रिएक्टिव के अंदर कॉपर, सिल्वर, मरकरी। सवाल में क्या पूछा है, किस रिएक्शन में NO एज अ प्रोडक्ट मिलेगी, डाइल्यूट HNO3 कॉपर के साथ। व्हाई, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NO गैस प्रोड्यूस करता है। एक और खासियत है, नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसको अगर कहीं पर हाइड्रोजन मिल जाए तो ये उस हाइड्रोजन के साथ एक वाटर ऐड करके और उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो नाइट्रिक एसिड की एक खासियत है, नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो 10th क्लास में आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी थी जिसमें आप बोलते थे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वहां पर एग्जांपल में हमेशा हम क्या लेते थे, HCl या फिर H2SO4। वी नेवर टुक एन एग्जांपल ऑफ HNO3 because HNO3 is a strong oxidizing agent and it oxidizes the hydrogen gas that will be formed into water। कभी भी आपको प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय। तो देखो बच्चों, हमने वाटर की हार्डनेस जो है ये पढ़ी थी, 2 टाइप की होती है, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्पोरेरी। अब इसके मेथड्स पढ़े थे कि मेथड्स ऑफ रिमूवल क्या क्या हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। चैप्टर था हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट। टेम्पोरेरी मेथड में आ जाता है बॉइलिंग, पानी को बॉईल कर दो तो उससे जो है वो हार्डनेस रिमूव हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस में हमने पढ़े थे कैल्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, वॉशिंग सोडा मेथड, ये सभी मेथड्स पढ़े थे। अब इसी से आ गया क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 11th क्लास। पहला ऑप्शन दिया ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा से ट्रीट करते हैं। सेकंड, बॉइलिंग से ट्रीट करते हैं। थर्ड, कैल्गन्स मेथड। कैल्गन्स मेथड में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, पढ़ लेना 11th क्लास की अपनी बुक उठा के, ठीक है। कैल्गन्स मेथड के अंदर कौन सा केमिकल यूज किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। और चौथा मेथड है आयंस एक्सचेंज मेथड। तो ये 3 मेथड जो हैं
ये परमानेंट हार्डनेस को हटाने के हैं, लेकिन ये जो है ये टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड। बॉयल करके आप परमानेंट हार्डनेस नहीं हटा सकते, तो टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये मेथड परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस? आंसर विल बी बॉइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज सिनगैस? सिनगैस क्या होती है? तो देखो बच्चों, जो आप केवीपीवाई का पेपर देके आए थे उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शंस दिए, C प्लस H2O, CO प्लस H2O, CO प्लस H2 एंड लास्ट इज NO2 प्लस H2। तो यहां पर देखो CO प्लस H2, दिस इज कॉल्ड सिन गैस। 11th क्लास का चैप्टर जो हमारा हाइड्रोजन वाला पढ़ा था उसके अंदर हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर जो होता है दैट इज कॉल्ड सिन गैस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। इसके अलावा बाकी जो भी मिक्सचर्स हैं इनको कोई नाम नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस। अब देखो फॉर्मूला मास कब निकालते हैं? फॉर्मूला मास निकालते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है और इसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मॉलिक्यूलर मास को ही फॉर्मूला मास बोला जाता है। ठीक है, तो हमसे फॉर्मूला मास पूछा गया तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। इसका कितना आएगा? 2 × 23। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऐड कर लो, टोटल आएगा 106। 4 ऑप्शंस दिए गए, करेक्ट ऑप्शन विल बी 106, 286, 106, 83 एंड लास्ट इज 53। सो फॉर्मूला मास इज 106। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। तो हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स सब मैटर जो है उसको हम इस तरीके से प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन HCl, सेकेंड ऑप्शन विनेगर, थर्ड ऑप्शन मिल्क एंड फोर्थ ऑप्शन इज सोडा वाटर। HCl लिखा है खाली, सॉल्यूशन नहीं है, प्योर स्टेट में है। तो प्योर स्टेट में HCl आपने देखा है हमारे लैब के अंदर बॉटल में रखा हुआ है, लिक्विड जैसा दिखाई देता है, तो इसकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी, तो ये एक होमोजीनियस सब्सटेंस हो गया। विनेगर का मतलब हो गया एसिटिक एसिड प्लस वाटर, ये दोनों केमिकल्स आपस में थोरोली मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं मिक्स होने के बाद। लेकिन मिल्क जो है, मिल्क इज बेसिकली अ सस्पेंशन, इसको हम इमल्शन बोलते हैं। किस किस का है इमल्शन? ये इसके अंदर वाटर भी है और इसके अंदर जो है वो फैट ड्रॉपलेट्स या फिर जिसको हम ऑयल कह सकते हैं, ये दोनों चीजें सस्पेंडेड है। तो आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर अगर हम मिल्क को रख देते हैं तो ऑयल जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है। सो दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आंसर आएगा मिल्क। मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द डिफरेंट प्रोटीन्स फैट्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। सोडा वाटर जो है इसको बेसिकली हम बोलते हैं वाटर प्लस CO2 गैस। तो CO2 गैस डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर और ये भी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है, तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इन तीनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट मिल्क कैन बी सेपरेटेड बिकॉज इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन and it contains 2 isotopes of oxygen with mass 16 and 18. Now the portion of these isotopes is 3:1. What is their average atomic mass? आपके पास एक ऑक्सीजन का सैंपल है, तो मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप हैं, O16 एंड O18। इन दोनों की रेशियो दे रखी है कि ये 3:1 रेशियो में प्रेजेंट है इस कंटेनर में। तो ये बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा?
एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास? तो रेशियो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 इंटू इसकी रेशियो या इसकी परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप इंटू इसकी रेशियो डिवाइडेड बाय इस रेशियो का सम। 48 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय 4 16.5। चार ऑप्शंस दिए गए हमें, 11th क्लास का क्वेश्चन था ये। 17.5, 17, 16, 16.5 यूनिट लगा रखी है U, दैट इज यूनिफाइड मास। आंसर विल बी डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहां पर परसेंटेज दे दी जाती कि ये 66% है और ये 33% है, तो हम यहां पर रेशियो की जगह परसेंटेज जो है वो पुट करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना बच्चों, हम 11th क्लास में इस तरह की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। एवरेज एटॉमिक मास किस तरीके से निकाला जाता है अगर आइसोटोप्स गिवन है किसी एलिमेंट के। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट विल गेन फ्रॉम सोडियम टू फॉर्म अ कंपाउंड। एक एलिमेंट है, इसको x मान लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 8। ये x जो है वो सोडियम के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है। तो ये बताओ x जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्रॉम सोडियम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? x का एटॉमिक नंबर 8 दे रखा है, कन्फिगरेशन लिख लो 2 और 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने पूरे करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये हो जाएगा नोबल गैस के जैसा। ऐसा करने के बाद तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2। सोडियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है सोडियम, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बन जाता है? ये भी नोबल गैस के जैसा चला जाता है। तो 2 सोडियम के एटम जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसने पूछा था कितने सोडियम के साथ, कितने सोडियम के एटम के साथ ये कंबाइन करेगा कंपाउंड बनाने के लिए। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, 3, 4, 2, 1। आंसर विल बी 2। तो ये क्वेश्चंस थे जो 2018 एनडीए के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। यू कैन रिवाइज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। थैंक यू।